अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रऊफ क्लासरा। नाजरीन, कौमी असम्बली ने तरमीम के साथ आइंदा माली साल के लिए 35 खरब 91 अरब रुपए से जायद के वफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जनरल सेल्स टैक्स में इजाफे का जो ऐलान है ये 13 जून से होगा। अब आपको 100 रुपए के मोबाइल कार्ड में से 41 रुपए हुकूमत को टैक्स की मद में अदा करने होंगे और CNG पर 9% इजाफी टैक्स भी 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। बकौल वजीर खजाना इसहाक डार के, अगर IMF ने हमारी मर्जी के मुताबिक इस बार प्रोग्राम की मंजूरी ना दी तो प्लान बी नाफिज कर दिया जाएगा। अब ये प्लान बी है क्या, इस पर भी बात करेंगे कि इस जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्लान क्या है और IMF क्या अब हमारी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम देगा और जो मंजूर करदा बजट है इसमें आवाम के लिए कितना रिलीफ है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपसे बात करेंगे कि हुकूमत ने मुशर्रफ की तफ्तीश के हवाले से कोई भी डेडलाइन देने से अब माजरत कर ली है और सब अब तजस्सुस में है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो मुकदमात है ये क्या रुख इख्तियार करते हैं। खुद परवेज मुशर्रफ भी ये कह चुके हैं कि वजीर आजम उनके खिलाफ है, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। और साथ ही ये खबर भी गर्दिश में है कि हुकूमत परवेज मुशर्रफ के 1999 के इकदामात पर गद्दारी के इल्जामात अब वापस लेना चाहती है। परवेज मुशर्रफ पर अब 2007 में आइन मुअत्तल करने और आला जजेस को बर्खास्त करके जेल भेजने पर ही मुकदमात चलेंगे, तो क्या अब एहतसाब का अमल 2007 से ही शुरू होगा? क्या ये एक महफूज रास्ता है या वाकई एहतसाबी अमल है? इस पर आज हम बात करेंगे। इन खबरों पर बात करने से पहले रोजाना की तरह खबरें लेंगे क्लासरा साहब और काजी साहब से। जी काजी साहब। शाजिया, एक आलमी मार्च पे बड़ी दिलचस्प खबर है। हम सब जानते हैं कि एडवर्ड स्नोडन जो है, जो अमेरिका का मफरूर है, अमेरिका के हवाले से मगर दुनिया में हीरो बनता चला जा रहा है, वो मैसूर है इस वक्त मॉस्को एयरपोर्ट पर, मगर और वो जाना एक्वाडोर जाता है। और ये याद रखें कि एक्वाडोर को पहले भी दे चुका है जूलियन असांज को पना। मुख्तसरन ये कि एक्वाडोर ने आज अपना जो ट्रेड ट्रीटी है वो कैंसिल कर दिया है अमेरिका के साथ, जो अमेरिका कैंसिल कर रहा था। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ये एक्वाडोर क्या है, कौन है राफेल कुरैया और इसकी क्या कहानी है, इस पर थोड़ी सी बात। और दूसरी भी मेरी खबर इंटरनेशनल है जो कल रह गई थी, क्योंकि 30 को मुर्सी के खिलाफ एक बहुत बड़ा तूफान अवामी बजाय उठता नजर आता है। 1.5 करोड़ लोगों ने दस्तखती मुहिम भी चलाई, अवाम से उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो देखेंगे कि अवाम माफ़ करते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि ये वही कहानी है जो शायद सारे ग्लोब पे फैल रही है। हम भी इसे कैसे बच के रह सकते हैं ये देखेंगे। सही, क्लासर साहब के पास चलते हैं। जी क्लासर साहब, आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? जी शाजिया, आज कुछ स्टोरीज हैं हमारे पास। दो एक तो फॉलोअप्स हैं कि वो हम नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहला फॉलोअप तो ये है कि कल आपको हमने बताया था कि इकराम कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें जो पहला तोहफा मिलने वाला है यहाँ पे शुगर मिल मालकान को, वो अच्छी खासी सब्सिडी की शक्ल में। तो कल इसहाक डार साहब ने पहला तोहफा दिया शुगर मिल मालकान को। और मोस्टली जैसे अब सबको पता है कि जो मालकान हैं वो बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं, हुकूमत में भी बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं। एक इस पर हम बात करेंगे। और कल ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें इकराम कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि अरबों रुपए का प्रोजेक्ट डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने मंजूर करवाया था सलीम मांडीवाला साहब से, और बहुत जल्दी में ECC की मीटिंग्स की गई थी। तो उस प्रोजेक्ट को इन्होंने कल स्क्रैप कर दिया है इकराम कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। उसकी भी हम डिटेल बताएंगे कि क्यों स्क्रैप किया गया है। और इससे रिलेटेड एक और फॉलोअप है जो कल भी हमने शेयर किया था कि कौमी असम्बली में एक 8 अरब रुपए का स्कैंडल आना है राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ। ये टिम्बर माफिया की जो उन्होंने वहाँ पर रियायत दी थी और गिलगित बल्तिस्तान से उन्होंने 20 साल पुराना एक बैन उठाया था दरख्त काटने से। तो कल उस पर बहस क्यों नहीं हो सकी कौमी असम्बली में, क्या रीज़न थी, हम वो शेयर करेंगे। और एक और आपके साथ एक नई स्टोरी हम शेयर करेंगे कि सेनेट चेयरमैन नैयर बुखारी की सिक्योरिटी हटा ली गई है उनसे। और कल उस पर अपोजिशन ने खासा शोर भी मचाया पार्लियामेंट में। हम आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे कि उनकी सिक्योरिटी क्यों हटाई गई है और कहीं इसका ताल्लुक नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल ना देने से तो नहीं है। आपको याद होगा हमारे शो में हमने एक स्टोरी यहाँ पे शेयर की थी कि चीनी वज़ीर आज़म के आने पे नवाज शरीफ साहब का जो प्रोटोकॉल पे नंबर था वो 14 रखा गया था। तो हम आपको डिटेल बताएंगे कि ये कहाँ से मामला शुरू हुआ ये सिक्योरिटी का और कहाँ पे ख़त्म होने वाला है ये। ठीक है, इन पर बात करेंगे। काजी साहब, कल वफाकी बजट मंजूर किया गया, इसको क्या कहा जाए कि ये आवाम दोस्त बजट है? इसहाक डार कहते हैं कि IMF का जो अगला प्रोग्राम है वो हमारे मफाद में होगा। अगर उन्होंने हमारी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम तरतीब नहीं दिया
तो हम प्लान बी पर अमल करेंगे। प्लान बी से क्या समझ आती है? ये भी एक तारीख लिखी जाएगी, अगर IMF से हम अपने मफाद में कुछ करवा लें तो हमारी दुआ है वो ये करवा लें। मगर जो एक बहस चली है कल बजट पास होने के बाद कि एक तो ये प्रो रिच और प्रो पुअर बजट की बात होती है, मगर अब वो कहते हैं कि ये प्रो इकोनॉमिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट का बजट नहीं है, ये अकाउंटेंट्स का बजट है। अच्छा। क्योंकि वो खुद बहुत बड़े अकाउंटेंट हैं। हाँ। और ये उन्होंने ही बनाया। और उस पर जो एतराज़ात सामने आए हैं उसमें ये है कि एक तो ये कि इसमें आपने जो रेवेन्यू टारगेट्स रखे हैं, या IMF ने भी कहा है कि वो पूरे नहीं होंगे। मगर इसमें अहम बात यह है कि जैसे आपने अभी बताया कि 120 मिलियन टेलीफोन यूजर्स हैं जो अब ये है कि जब आप टैक्स लगाते हैं तो वो यूज़ कम हो जाता है। तो क्या रेवेन्यू बढ़ेगा या ज़्यादा होगा? और फिर इसमें हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं अमीरों के लिए हैं बहुत। तो ये प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट बजट है, इसमें प्रो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल और सैलरीड क्लास या तनख्वाहदार तबके पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और इस पर एक एतराज़ और भी आया, और कुछ लोग ये कहते हैं क्योंकि ये बड़े बड़े अकाउंटेंट्स ने मिलकर बनाया है, तो मल्टीनेशनल्स पे टैक्स लगाने की बजाय जो कॉर्पोरेशन है उनका टैक्स कम हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि अगर उनका ऑडिट किया जाए तो अरबों रुपए वहां से निकल सकते हैं। तो ये है मेरे ख्याल में। बात करते हैं हेड ऑफ बिजनेस डेस्क दुनिया न्यूज अनीस शेख हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अनीस, क्या वाकई अकाउंटेंट्स का बजट है, आम आदमी का बजट नहीं है ये? शाजिया, बात तो सच है और किसी हद तक रुसवाई की भी है, मगर इस बात इसी तरह से है। लेकिन पहला इंप्रेशन आपके सामने आता है अगर आप बजट को पढ़ें, वो ये कि इसमें भी एक दफा फिर हमेशा की तरह एक आसान रास्ता अपनाने की कोशिश की गई है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, या जो उर्दू में हम कहते हैं बिला वास्ता टैक्सेस, उस पर जोर आपका रहा है। हालांकि होना ये चाहिए कि आप जोर दें डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने के लिए, और अब GST की शरह को बढ़ा देना, बाकी टैक्सों में रतों कर देना, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जोर यहाँ पे लग रहा है कि वो दिया जा रहा है। उसकी सिंपल सी वजह ये है कि हुकूमत ब्यूरोक्रेसी इस बात को रियलाइज करती है कि इनके पास जो मशीनरी है जो टैक्स को रिसीव करती है वो इस कदर नाकारा है कि उससे वही टैक्सेस ज्यादा आराम से वसूल की जा सकते हैं जो एट सोर्स फंड है, और जिसके लिए मेहनत करनी पड़े थोड़ी सी। जैसे कि अभी खालिद साहब ने बात की, बड़ी कंपनीज के बारे से भी बात की, ऐसे कितने लोगों की हम बात कब से सुन रहे हैं। आपको याद होगा पिछली दौरे हुकूमत ने वजीर खजाना साहब ने कहा था कि लाखों लोग हैं जी जिनको के लेटर भेजे गए हैं, और उनसे जब लेटर भेजे जाएंगे फिर उनको टैक्स नेट मिलाया जाएगा। वो कहाँ गए लेटर? सही। अच्छा अनीस, ये प्लान बी क्या है? अगर IMF हमारी मर्जी के मुताबिक प्रोग्राम नहीं देता तो प्लान बी क्या है जिस पर अमल करेगी हुकूमत? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं सारी। अच्छा। अगर आप इस वक्त जो सिचुएशन देखें पाकिस्तान की, या तो अब ये प्लान भी यही हो सकता है जो हमें नहीं पता कि कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, लेकिन ऐसी बहुत सारी हवाई बातें हम पहले भी सुन चुके हैं कि सऊदी अरब से जी तेल आ जाएगा और वो आपको अरबों रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी, हर एक साल में $7 अरब से ऊपर तक की हमने बात सुनी। उसके बाद वो सारे पैसे जैसे कि लेट 90s में किया गया था, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान को उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से तेल मिला था और उसके बाद जो है उसको इमदाद में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस तरह की बातें हमने सुनी जरूर है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खास बात सामने आई नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि काफी लोग ये बात कर रहे हैं कि जब आपकी IMF मुज़ाकरात चल रहे हैं, हमने भी स्टोरी यही की थी कि इस वक्त IMF आपकी बहुत सारी बातों पर जो आपने टारगेट सेट किए हैं वो उससे इख्तलाफ होगा, क्योंकि IMF के जो अपना डेटा सेट है अगर आप उसको जाके पढ़ें, डेटाबेस के अंदर जो एंट्री मौजूद है वो बड़ी अजीब है। फॉर एग्जाम्पल, हमने टारगेट रखा है अपना 4.4 का जो कि रवा माली साल का है, और IMF जो है वो ये कह रहा है कि अगले 5 साल तक आप 4% से ऊपर जा ही नहीं सकते। इनफैक्ट 2015 के बाद जो IMF का अपना डेटा शीट है वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो ग्रोथ रेट है वो 3% से भी नीचे आ जाएगी। अब IMF ने जाहिर है अब तुके तो नहीं लगाए हुए, उन्होंने कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर कर रखी हुई है। तो आप जब उनको कन्विंस करने जाएंगे कि नहीं जी हम अगले साल 4.4 का टारगेट पूरा करेंगे, और उनके पास ही कैलकुलेशन हुई हुई कि आप 4% से ऊपर 5 साल में भी नहीं जा सकते, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इख्तिलाफ। अच्छा अनीस, ये बताइए, मेरा एक फिक्रा हमेशा क्लासरा साहब भी यूज करते हैं, अगर मैं उनकी वो कहते हैं हु विल फुट द बिल, तो फिर अगर ये प्लान बी में कौन फुट करेगा बिल? प्लान ए में तो हम ही कर रहे हैं, और क्लासरा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी क्लासरा साहब आप भी बात कीजिए। जी, मैं शेख साहब से पूछना चाह रहा था, बड़ा अच्छा इन्होंने इसका एनालिसिस दिया है। ये पूछना चाह रहा था कि ये तो हम मान लेते हैं कि प्लान ए के तहत $4.5 बिलियन IMF इनको दे देते हैं, फाइन एनफ, फेयर एनफ, तो अगर जब पैसे आपको रिलीज हो जाते हैं हमने इनकी रिपेमेंट्स करनी, उसका क्या प्लान होगा आपका ख्याल है? वो जो एक तो मेरे ख्याल में इसी में से पेमेंट होगी, तो जो पैसा आएगा कुछ रकम तो वापस जाएगी उस कर्जों में। क्यों अनीस, मैं ठीक कह रहा हूं? मैं उसी पे कह रहा हूं 4.5
आपने 4.5 बिलियन तो ले लिए डॉलर वहां से, तो इसको रिपेमेंट के लिए इनके पास क्या प्लान है? वो कहां से पैसे जनरेट करेंगे? जवाब हमारी डिक्लाइन कर रही है। अनीस, आप भी हमारे साथ लाइन पर रहिए। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी का जवाब। ब्रेक के वक्त खुशामदीद। अनीस शेख हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अनीस, ब्रेक पर जाने से पहले क्लासेस साहब भी आपसे सवाल करते कि जो रीपेमेंट का अमल है इस सारे प्रोसेस में, ये शुरू कब होगा, कैसे होगा ये सारा अमल? नहीं, शुरू से ज्यादा ये सॉरी मैं आपकी बात काटूं, सॉरी मैं ये कह रहा था कि ये पैसे कहां से जनरेट करके हम उनको वापस करेंगे, मेरा ये सवाल था बुनियादी तौर पर, जो हम 4.5 बिलियन डॉलर ले रहे हैं उनसे। सब आपका मतलब क्या है? क्लासा साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो यही है कि जिस तरह पुराने जमाने में हिंदू साहूकार किया करते थे, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्म महसूस हो रही है, जाहिर है किसी मजहब को हम इस तरह नहीं कह सकते, लेकिन एक हमारे यहाँ तरीका कार है लिखने का और उसमें हम जो पहले रेफरेंस देते हैं वो ये किया करते थे कि आप पहले कर्ज लेते थे, फिर उसी कर्ज को उतारने के लिए उनसे कर्ज लिया करते थे। तो आजकल की जबान है कॉमन, उसमें कहा जाता है डेट ट्रैप। बात यह है कि IMF भी ये बात जानता है कि वन कंट्री तो आप हैं, लेकिन आगे चल के जो आपके, अब फॉर एग्जांपल आज ही आपने 26 करोड़ डॉलर से ऊपर की किस्त उनको अदा करनी जो रीपेमेंट्स है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें हम वो रीपेमेंट्स भी कर रहे हैं, वो प्रोग्राम जो परवेज मुशर्रफ के दौर में लिया गया था, जो बाद में उसको ECS कह दिया था, स्टैंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटी, अभी तो उसके पैसे भी भर रहे हैं। उसके बाद SBA जो एग्रीमेंट लिया गया था, उसके पैसे, उसकी 2 किस्तों के पैसे हम आज भर रहे हैं। तो वो पैसे अभी हमने खासी अर्से भरने, 2018 तक किस्त की चलनी है, इसमें तकरीबन 4-4.5 अरब डॉलर अपने वापस करने। एग्जैक्टली जो सवाल है क्लासा साहब को, वो एग्जैक्टली यही, क्योंकि उतने ही पैसे आपने वापस करने और उतने ही पैसे आप ले रहे हैं, तो बेसिकली आप एक डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। आप उन्हीं से पैसे लेंगे, इंटरेस्ट आप उनको वापस करेंगे, अगली दफा आप जब फिर पेमेंट का इशू आ जाएगा तो आप फिर उसी तरह से वापस की बात है। जैसे काजी साहब बात कर रहे थे, आप तीनों ने पिछला बजट पढ़ा होगा, आपने खासी डिटेल से बात की, आपको याद भी होगा। तो आप उसका एनुअल प्लान पढ़ेंगे इस वाले बजट का, उसमें आप एक जगह देखेंगे कि जो रवा माली साल चल रहा है, इसमें जो चीजें फेल हुई हैं, जो कि इन्विजन की गई थी पिछले बजट के अंदर, वो नहीं हो सकी। फॉर एग्जाम्पल, उसमें आपको एक कॉलम नजर आएगा यूरो बॉन्ड का, जिसमें एक टारगेट रखा गया है लेकिन हासिल हुआ है 0। 74 अरब से ऊपर प्राइवेटाइजेशन का टारगेट रखा गया है, हासिल हुआ है 0। मैं सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ, जाहिर है अब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कैसा क्या होगा। आपने मंशूर ने पढ़ा होगा मुस्लिम लीग नून के, कि उन्होंने इशारा किया है उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो हम पब्लिक सर्विस के अंदर हैं, जो 400 जो है अरब, उन्होंने अपनी उसमें लिखा है मंशूर के अंदर 400 अरब से ज्यादा पैसे खा जाती हैं। अब अगर प्लान बी की मैं कोई बात करूं, जो सोचूं, जैसा कि पहले ही बात की जा रही है विदेशी कर्जों के हवाले से, एक जो फॉरेन डेट मार्केट है, क्या उसको टैप किया जा सकता है? चीज ठीक है। इक्विटी मार्केट है, क्या उसमें कुछ अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को, जैसे कि अकील साहब ने भी तो मेरे प्रोग्राम में कहा था कि $2 बिलियन तक आप लोकल इक्विटी मार्केट से उठा सकते हैं, अगर स्पेशली ऑयल सेक्टर की कुछ अच्छी कंपनीज के आप या तो बॉन्ड्स या फिर आप इनका कुछ इक्विटी जो है मार्केट में। एक अनीस आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि हमारे यहाँ एक बड़ा एक अर्बन बेस्ड मीडिया का भी दबाव है, हमारी अर्बन क्लासेस भी फील करती हैं कि एग्रीकल्चर को ये टैक्स नहीं किया जाता। आप समझते हैं कि हमारी पिछले साल ग्रोथ जो एग्रीकल्चर की बहुत डाउन, ये 3.3 है कि जो मैंने देखी है, उसमें ये सर्वे ऑफ पाकिस्तान वगैरह में सामने आई है, और ऑलरेडी इस बजट में कोई बिग इंसेंटिव नहीं रखेगा एग्रीकल्चर क्लास के लिए, 22% से ज़्यादा आप ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको लगता है कि अगर एग्रीकल्चर को टैक्स किया जाए, जिसकी ग्रोथ ऑलरेडी ऊपर नहीं आ रही, इंसेंटिव उसको उस तरह नहीं मिल रहे, तो पाकिस्तान कोई आप बेहतर रिजल्ट अचीव कर सकता है? सब सीधी बात तो ये है कि जो आदमी इस मुल्क से पैसा कमाता है, वो आखिर इस मुल्क को टैक्स क्यों नहीं दे सकता? आप रेस करना चाहते हैं तो आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर वो तमाम लोग जो बेचारे सैलरी क्लास हैं, आप मुझसे ज्यादा इस बात को जानते हैं कि जो हालात रहे हैं पाकिस्तान में कारोबार के पिछले 5 साल के दौरान में, बहुत कम ग्रोथ आई है। आपकी जो इस वक्त प्रोजेक्शन में बता दूं, IMF की बता देता हूँ प्रोजेक्शन आपको,
उनकी प्रोजेक्शन ये है कि अगले साल आपकी जो बेरोजगारी की शरह है वो 10% से ऊपर चली जाएगी। यानी कि जो एक इंटरनेशनली आप ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड है किसी मुल्क का कि जब 10% से आपकी बेरोजगारी हो जाती है तो आप कसाद बाजारी में दाखिल हो जाते हैं, आप कसाद बाजारी की तरफ जा रहे हैं। और ये प्रोजेक्शन है कि अगले 5 साल के दौरान में आपकी बेरोजगारी की सतह 15% तक आ जाएगी। यानी कि आपकी जो फोरकास्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट कहीं नजर नहीं आती। उसके बावजूद जो सैलरी क्लास लोग हैं वो भी टैक्स देते भी हैं और उनकी टैक्सेशन के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ इन तमाम कोशिशों के बावजूद बेरोजगारी हमारे यहाँ कम होती नजर नहीं आ रही, यानी इस बेरोजगारी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है अगले चंद सालों में। बहुत शुक्रिया अनीस शेख आपका। जी का एक दिन उन्होंने बड़ा मीनिंगफुल सवाल किया और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। देखिए टैक्स ठीक है, अगर अब जो एक असल सेक्टर है जो कार्टल जिस पे ये स्टोरी पे आएंगे जिन्हें 30-30 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, अब इसमें मैं देख रहा था कि IPPs जो हैं 1500 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं, पता नहीं वो पैसा किधर जा रहा है, उनको टैक्स नहीं किया। बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने टैक्स नहीं किया। जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिनका इस इकॉनमी पे बड़े क्लेम्स हैं, जिनके जो बड़े बेनिफिशरीज हैं, उनको आपने हाथ नहीं लगाया। अब एग्रीकल्चर टैक्स वाले जो, अब एग्रीकल्चर टैक्स का मामला भी बड़ा कम्प्लेक्स है। एक तो वो जो जी लगाएं, जरूर दें, अगर किसी के पास इनकम है तो उसको लगाएं, लेकिन जो छोटा काश्तकार है उसके इनपुट्स आप इतने महंगे कर दिए हैं उसने आपने कि पहले तो उसकी हालत तो देख लें। तो ये सारा चूंकि इसमें मेरे ख्याल में ये एक प्रो रिच बजट था जिसमें हमने जो है बोझ डाला मिडिल क्लासेस पे और लोअर क्लासेस पे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आप टैक्स लगा रहे हैं। देखें अभी ECC की कल मीटिंग थी जिसमें उन्होंने कहा जी हम इस महीने के आखिर में 200-250 अरब रुपया निकाल के देंगे। ये ठीक कर लें। इन मेजर्स के बाद ये कुर्बानियां मांगी है इन्होंने लोगों से, ठीक है लोग दे रहे हैं, ये 2-4-6 महीने में पता चल जाएगा ठीक हो रहा है। सब आप कुछ कमेंट करेंगे या आगे बढ़ें? आज ही मैं ये स्टोरी देख रहा, हमारे रिपोर्टर आमिर सियाल की स्टोरी है जो इस रोज़नामा दुनिया में छपी हुई है। अब आप इससे देख लें कि हमारी हुकूमतें बेमानी पे जब उतर रहे हैं तो कैसे ये आके हमारे साथ फ्रॉड करती हैं, चीट करती हैं, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं बजट में जो आपके फाइनेंस बिल का पहले हिस्सा ही नहीं थी। ये आज उन्होंने आमिर सियाल ने खासी लंबी एक डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कल बजट अप्रूव कराया इन्होंने, तो इसमें उन्होंने पहले मौजूद ही नहीं थी। जो आप ये पेश कुछ करते, दिखाते कुछ है, मारते कुछ हैं। मतलब इस तरह की चीटिंग जब हुकूमतें करती हैं, आपने उसमें ये टैक्सेशन बढ़ाई है, उसमें मोबाइल फ़ोन के आपने बिल्स बना लिए हैं, उसमें आपने कहा है कि सीक्रेट एजेंसीज का ऑडिट नहीं करेंगे, और आप ये दावे करते थे कि हम पूरा का पूरा बजट लेके आएंगे। बल्कि काजी साहब से मैं इस पर कमेंट लेना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब तो फरमाते थे कि जी हम पूरे का पूरा बजट दिफा का हम पार्लियामेंट में लेंगे, आएंगे, डिबेट करवाएंगे। बहुत बड़ा स्लोगन था इनका 5 सालों में, और किसी ने कहीं से कुछ नहीं सुना कि हाँ जी क्या बना, आप आएँ और इस पर डिबेट करें। और टैक्सेशन की इतनी मेरा ख्याल है मैसिव किस्म की भरमार की गई इस दफ़ा, और अब बाज़ दफ़ा तो घर से बाहर आपको निकलते हुए डर लगता है कि कहीं से इस पे भी ना टैक्स लग जाए। एक ही इनके जहन में आया है कि जो चीज़ कहीं पे टैक्सेबल है या नहीं है, इन्होंने उस पर टैक्स लगाया। और बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तानी मीडिया का, हमारे दानिश्वरों का या हमारी अर्बन क्लास है, वो इस पे तो रो रही है कि टैक्स ज़्यादा लग रहा है, कोई इस पे नहीं रो रहा, जोर डाल रहा कि ये टैक्स का पैसा इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, ये पैसा जा किधर रहा है। जब तक आप इसकी स्पेंडिंग को आप रेगुलाइज नहीं करेंगे, उसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयर आप उसमें डीलिंग्स नहीं लाएंगे, फिर हमसे पैसे लेने का आपका तुक नहीं बनता। उस पे मेरा ख्याल है ज्यादा डिबेट की फोकस की जरूरत है। इक्वालिटी भी नहीं रखी गई है। टैक्स का जो सिस्टम है लगता है ऐसे कि सिर्फ गरीब आदमी को ही देना पड़ेगा, हर कोई टैक्स देता कहाँ है? नहीं, जब बात वहीं पे आ जाती, इनडायरेक्ट ये टैक्सेशन सबसे बड़ी पॉपुलर है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी है। यहाँ पे आपके लोग अपने आप को डॉक्यूमेंट नहीं कराते, गोशवारे जमा नहीं कराते, आपका ताजर तबका बिल्कुल वो यहाँ गोशवारे जमा करवाने पड़ेंगे। टैक्स रिटर्न जो है, टैक्स रिटर्न को हर अब सैलरी क्लास 4 लाख से नीचे भी है उनको भी जमा कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ सैलरीड क्लास है ना वो तो। जी चलें। जी आप कमेंट कीजिए क्लास साहब, आप बात। जी मैं कह रहा सैलरी क्लास तो मजबूर है, अगर मैंने तनख्वाह लेनी है, मेरी तो डॉक्यूमेंटेड किस्म की तनख्वाह नहीं, मैं कहाँ उसमें झूठ फ्रॉड कर सकता हूँ। हमारा तो कटना ही कटना है, हमारा तो कटना ही है, हमारा तो उसमें आनी है। असल तो वो है जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दी है कि हजूर ये फॉर्म है, ये पकड़ें और इसको आखिरी बात में दे रहे हैं, चलें आप कर लें, अब बिजली का सेक्टर भी ठीक कर दें आप और बाकी भी ठीक कर दें, कोई बात नहीं। अब जो ये वो अब ये आप सवाल ना पूछिएगा क्लासा साहब कि हु विल फुट द बिल, वी नो हु इज फुटिंग द बिल। चलिए बिल तो फुट कर लिया, अब ठीक कर दें, अब इस पे ही मेरे ख्याल में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, हुकूमत मुशर्रफ के हवाले से तफ्तीश तो कर रही है लेकिन डेडलाइन कोई नहीं दे रही है। एक जानिब कहा जा रहा है कि जो एहतसाबी अमल है ये 2007 से शुरू किया जाए, 1999 में जो फौजी बगावत हुई उसको बिल्कुल ही रफा दफा किया जा रहा है। एक तरफ हमें लगता है कि मियां नवाज शरीफ ने एक ही वक्त में बहुत सारे महाज खोल लिए हैं। अवाम इस तजस्सुस में है कि मुशर्रफ केस का होगा क्या वाकई कोई इन्हें महफूज रास्ता दिया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ वाकई कोई वफा कर रहे हैं आइन के साथ, जमहूरियत के साथ? बात यह है कि मियां साहब की
ये आइन से वफा या उनकी जो स्लोगन था कि मुशर्रफ को हम ट्रायल करेंगे, ये बात तो ठीक है, वो अपना वादा पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बड़ी मीनिंगफुल है और सारे लोग यही कह रहे हैं कि आपने एक ही वक्त में कई सारे महाज आपने खोले, जिसका पहला मुजाहरा कल हमें कौमी असम्बली में भी नजर आया। मैं यहाँ से शो से उठ कर सीधा कौमी असम्बली किया कि जाके देखें तो सही कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो रही हैं। वहाँ पे कल पीपल्स पार्टी ने और नवाज लीग ने बरह रास्त एक तरह की धमकियों का तबादला किया है। वहाँ पे उन्होंने थ्रेट किया है, उसने खुर्शीद शाह साहब ने, जो अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा जी आप इस तरह के केसेस जो चला रहे हैं, उन्होंने अब मतलब अगेन बात तो जरदारी साहब पे कर रहे थे, इससे पहले बात की थी अमीन फ़हीम साहब ने। अमीन फ़हीम साहब ने भी यही कहा कि अब आप डबल स्टैंडर्ड आप कर रहे हैं, अब 3 नवंबर से तो आप ये मुकदमात कायम करने जा रहे हैं, उससे ज़रा पीछे नहीं जा रहे। उनका इशारा ये था कि अगर आप जाएँ 12 अक्टूबर से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं आपके जो साथी हैं या आपकी जुडिशरी जो इस वक्त है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम आ सकते हैं। जुडिशरी पे बातें होंगी, उन्होंने आके एंडोर्समेंट की हुई है, ये पार्लियामेंट में बातें होंगी, उन्होंने इंडेमिनिटी दी हुई है मुशर्रफ को, और तमाम पॉलिटिकल क्लासेस जो हैं वो इस क्राइम में शामिल हैं। उन्होंने जनरल मुशर्रफ के 12 अक्टूबर के जो ये स्टेप्स थे उनको एंडोर्स किया हुआ है। उन्होंने डबल स्टैंडर्ड का ताना दिया। तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जनाब आप जो हैं अब जरदारी साहब पे केसेस करके तलखी बढ़ा रहे हैं। उस पर फिर चौधरी निसार अली खान साहब ने बाकायदा एक मैचिंग रिस्पांस दिया कि तलखी बढ़ती है तो बढ़ जाए। आप इससे देख लें कि पार्लियामेंट को अभी 1 महीना नहीं हुआ पूरे, अभी से वो आपको 90s का जो डेकेड था, हमें कहा जाता था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया, हमने माजी से सबक सीख लिए, हम मूव फॉरवर्ड करेंगे, वो बात इनकी कोई बनती मुझे लग नहीं रही। आने वाले दिनों में मामलात मजीद बढ़ेंगे। जो मुशर्रफ वाली आप बात कह रहे हैं कि मुशर्रफ को जो सपोर्ट है, कल एक अकेले ही करने वाले थे शेख रशीद साहब थे, उन्होंने भी एक तरह की उनको थ्रेट्स किए हैं। थ्रेट से मुराद है उन्होंने खासा उनको डराया हुकूमत को ये जो काम करने वाले हैं, और नवाज शरीफ साहब पे खासे टांट्स भी किए और बड़े सीरियस किस्म के टांट किए जी कि शेर तो किसी की सुनता नहीं, आते ही बिजली खा गया, बला बला फलां चीज़ें खा गया। अब आप जाके कुछ और इदारों को आप उनको स्क्रू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इशारा फौज की तरफ था। बार बार शेख साहब ये कह रहे थे कि आप जरा जनरल मुशर्रफ साहब से बच कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि फौज जो है ये एज ए इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करेगी। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है। हमें कहा जाता है कि अब 2 चीजें हमें बताई जाती है। एक तरफ कहा जाता है ये इंडिविजुअल एक्ट है जी, जनरल मुशर्रफ का इंडिविजुअल एक्ट था, इसमें आर्मी एज जो इंस्टीट्यूशन है उसका कोई रोल नहीं था। हाँ। अगर ये इंडिविजुअल एक्ट है, आर्मी एज ये इंस्टीट्यूशन कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर आपके इंस्टीट्यूशन आर्मी की थ्रेट की जा रही है। आर्मी एज इंस्टीट्यूशन आके आपको वो चेक करेगी। हाँ। फिर आर्मी इंस्टीट्यूशन पहले एक बात का जवाब देख रहा साहब, इंडिविजुअल एक्ट भी ये एक्ट मैं मार्शल लॉ लगा सकता हूं अगर मेरा अभी दिल करे कि मैंने मार्शल लॉ लगाना, मैं लगा लूंगा। हाउ कम इट इज एन इंडिविजुअल एक्ट? बिल्कुल आई एग्री विद यू। आपका कायद साहब एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल ये कल जब हम वहां पे कौमी असेंबली की प्रेस गैलरी में बैठे थे, मैंने दोस्तों से ये कहा, मैंने कहा मुझे ये पता चला, मान लेते जनरल मुशर्रफ का इंडिविजुअल एक्ट था, चले उनके 3-4 साथी बगावत थे, उसके बाद एक कोर कमांडर की आपकी जो मीटिंग होती है वो एंडोर्स करते हैं, वो कोर कमांडर साल बाद रिटायर होकर चले जाते हैं, 15 नए कोर कमांडर आ जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है अगले 7-8 साल तक। तो कितने कोर कमांडर से जिन्हें उठ के खड़े। एक सवाल और भी था, एनफ इज एनफ। बिल्कुल मेरा सवाल ये भी था कि जुल्फकार अली भुट्टो या जो बड़े लीड, जब तारीख लिखी जाएगी तो कायदे आजम के बाद जो बड़े कदावर लोग होंगे उनमें बहुत से वजीर आजमों का नाम तो नीचे ज़ैली ज़िम्नियों में आ जाएगा, मुशर्रफ साहब के भी आ जाएगा। उन्हें कहाँ रखा गया, इन्हें कहाँ रखा जा रहा है, यहीं से पता चल जाता है क्या होना है क्या नहीं होना। बहरहाल क्लासर साहब, अवामी मसाइल और हैं, एक तरफ मुशर्रफ के मुकदमात हैं, दूसरी जानिब स्विस मुकदमात हैं। मैंने आपका आज कॉलम पढ़ा कि प्लीज फिनिश इट। अवाम वाकई चाहते हैं कि इन सब चीजों को वाकई प्लीज फिनिश इट। इसी के साथ क्लासर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कॉलर है कराची से आसिफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मुझे आसिफ जमील कहते हैं, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। मैं छोटी से एक बात कर रहा हूँ कि हम आवाम की समझ में ये बात नहीं आती कि चोरों का सरगना को कोई जुर्म करे तो बाकी चोर उस पर अदालत लगाकर बैठे, और अगर जिले का एसपी हो कोई खता करे तो उसके मातहत 14 थानादारों को उसके सामने पेश किया जाए। तो ये कहा का इंसाफ है कि जनरल परवेज अहमद का अगर ट्रायल हो तो वो कहेंगे जी मैं फौजी हूँ, मेरा कोर्ट मार्शल करो, तो मेरे 14 कोर कमांडर को इस कोर्ट मार्शल का मेंबर बनाओ। तो
इस वजह से उनको फिर कोर्ट में क्यों ट्रायल किया जा रहा है? और दूसरी बात यह है जनाब नवाज शरीफ हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म के लिए कि वो जिस कुर्सी में बैठने आ रहे थे वो तो हिल रही थी, तो उनको नहीं पता था वो कुर्सी हिल रही है, और अब ये कह रहे हैं जी कि वो कुर्सी की चूल्हे ढीली है, पेज ढीला है और खजाना खाली है, तो उनको वोट लेने के लिए नजर नहीं आ रहे खाली, अब बैठ के वो शोर मचा रहे हैं कि खजाना खाली है और बिजली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं एक रिक्वेस्ट करूं प्लीज़, जब आप कॉल किया करें हमें तो अपने जो टीवी का वॉल्यूम है प्लीज़ उसको ज़रूर म्यूट रखा करें, बात ठीक तरह से समझ में नहीं आती है। जी कैसे आप इस पर कुछ कमेंट करेंगे? मैं जो बात समझ पाया हूँ वो ये है कि उन्होंने जो आखिरी हिस्सा है उनका, जी अगर आपको पता था कि ये इस तरह से है तो फिर आपने इसको क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों कबूल किया, और ये वो जो मेरे ख्याल में उनकी जो इलेक्ट्रल कैंपेन के दौरान जो उनके वादे और दावे थे और फिर बाद में जो टोन चेंज हुई है इस पे उन्होंने बात। साहब आप कुछ कॉलर पे कमेंट करेंगे, आगे बढ़े आपकी खबर की तरफ। ये रिवायती हमारे सियासतदानों का तरीका वारदात है। आई एम नॉट सरप्राइज, जो बात कह रहे थे हमारे कराची से कॉलर भाई, वो ठीक कह रहे हैं कि इन्हें ये सब पता होता है। इसाक डार साहब को पहले से पता था कि मुल्क की इकॉनमी की क्या हालत है, खजाना खाली है, भरा हुआ आपका है, और उस वक्त तो आप ऐड चला रहे थे उससे ये काश साहब, क्योंकि मुझे शेरो शायरी से ज़्यादा कोई इतना वो नहीं रहा, मुझे नहीं याद रहती, वो जो शेर चलता था कि इस प्रवास से मौत अच्छी वाला, जो एक बहुत बड़ा ऐड चलता रहा है, उसको अगर आप ही कंप्लीट कर दें कि प्रवास में कोताही वाला जो शेर इनका चलता रहा है, उस वक्त तो कहते थे हम प्रवास करेंगे, किसी से लोन नहीं लेंगे, 1 रुपया कर्ज नहीं लेंगे। अब पता चलता है कि आप जाके $4.5 बिलियन IMF से लोन लेने जा रहे हैं। तब सिर्फ कुर्सी नजर आ रही थी साहब। इट्स अंडरस्टैंड, बल्कि लोग उससे थोड़े से वो होते हैं, उनको शॉक लगता है, जोल्ट आता है कि ये क्या बात कर रहे हैं। 1 हफ्ता पहले आप कह रहे थे कि हम तो किसी से पैसा नहीं लेंगे, हम तो लोन नहीं लेंगे, हम तो बड़ी गैरतमंद कौम है, गैरतमंद हमारा स्टाइल होगा, और आपको एक दिन नहीं हुआ आपने कहा नहीं जी हमारा तो ये $4.5 बिलियन लेंगे। और एक और शायद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं हंसते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया हंसती होगी, हम फरमा रहे हैं कि हम IMF की आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे। अच्छा मैं आपसे पैसे मांगने आ रहा हूँ, मैं आपसे पैसे मांगने आ रहा हूँ, मेरा घर का किच्चा नहीं चल रहा। मेरे ख्याल में अगर हमें आंखों में आंखें डालनी है, अगर हमें आंखों में आंखें डालनी है तो काली ऐनकें लगा लें, उन्हें नजर ना आए। अजीब, इस पे लोग डिस्टर्ब होते हैं, मतलब लोगों की विजडम को आप चैलेंज करते हैं, लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि जनाब के हम अपनी साइड अपनी चेंज कर लेंगे। बहुत सारी ये दफा कैसे हमें टांट मिलती है, जर्नलिस्ट लोग कहते हैं कमाल कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इनकी बात समझते, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं, आप लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। मैं सर ये पॉलिटिशियंस का काम है कि ये ग्राउंड रियलिटीज को अप्रिशिएट करें, जो हमारे जैसे लोग हमने इनको पॉइंट आउट करना होता है। पहले आप क्या कह रहे थे, अब आप क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासा साहब, ECC के इजलास की हमारी फॉलो अप स्टोरी है, क्या पहला तोहफा मिला शुगर मिल्स मालिकान को सब्सिडी का, कितनी सब्सिडी दी गई ने? ये इसाक डार साहब का कल पहला इजलास था इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है। कबीना की जो इसको जेली कमेटी कहा जाता है, इसको सब कमेटी कहा जाता है। एक आपकी मेन कैबिनेट बहुत बड़े एक फोरम है जहाँ पे मेन फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं। उससे हट के आपकी इकॉनमी रिलेटेड जितने मेजर आपके फैसले हो रहे होते हैं, ये कार्य होती है। माजी में हमने देखा है कि शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म भी थे, वो इसको चेयर करते थे। इतनी इंपॉर्टेंट आपकी इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है। आजकल इसको ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो है पिछले भी रहे हैं, अब भी हम देख रहे हैं, वो चेयर कर रहे हैं। गिलानी साहब ने भी कुछ अर्सा की थी, क्योंकि आपने जितना किसी को फायदा नुकसान देना है, किसी में बैठ के व्हाइट कॉलर क्राइम करने हैं, आपने किसी को नोट देने हैं, कंसेशन देनी है, जितने घपले होते हैं या अदरवाइज होते हैं, सारे के सारे इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में किए जाते हैं। और मोस्टली 70 से 80% जो वजीर बैठे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि वहां पे गेम क्या खेली जा रही है। इसी तरीके से कल जो हमने स्टोरी बताई थी कि वहां पे शुगर से रिलेटेड शुगर मिल मालकान है, अगेन आई वुड ये रिपीट के पॉलिटिशियन है सारे, मोस्टली मतलब 70-80% जो मिल ओनर है आपके पॉलिटिकल क्लास है तमाम सूबों में जो बैठी हुई है। तो एक 4 लाख टन की प्रपोजल दी गई थी। तो कल जो अब ये खबर सामने आ रही है और जिस पर सब्सिडी मांगी गई थी कि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत क्योंकि कम हो गई है, आप हमें सब्सिडी दें। लोगों को सब्सिडी की भी समझाने की जरूरत है। ये जो टर्म हम यूज करते हैं, मतलब ये है कि हमने चीनी बाहर जाके सस्ती बेचनी है। जो गैप आएगा सस्ती चीनी में और हमारी प्राइस में, वो हुकूमत पाकिस्तान टैक्स पेयर के पैसे से पे करेगी शुगर मिल्स वालों के। तो हमारे ये दोस्त है मुश्ताक घुमन साहब, जी हाँ, वो लाइन वेरी गुड रिपोर्टर साहब, वो लाइन पे आप उनसे बात कर सकते हैं। वेरी गुड रिपोर्टर इस्लामाबाद के जो ये 2-4 अच्छे रिपोर्टर हैं, मुश्ताक घुमन इज वन ऑफ देम। तो इनकी अक्सर ये स्टोरीज इस पे करते रहते हैं, शुगर रिलेटेड, ECC रिलेटेड। तो कल उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जरा आए और हमारे साथ शेयर करें कि ये सारा वो कहते हैं घोरक धंधा क्या है। जी बताइए घुमन साहब, ये घोरक धंधा है क्या? ये सही क्लासा साहब ने ये कहा है कि जो शुगर इंडस्ट्री का एक ऐसा माफिया है कि वो जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या फाइनेंस मिनिस्टर को, उसको इस तरह घेर लेते हैं कि अपनी तमाम वो कंडीशन जो है वो कौमी खजाने की
से मनवा लेते हैं और वो जो लोगों का टैक्स की मनी होती है उसको उसी से सब्सिडी ले लेते हैं और फिर उससे नए मिलें लगा लेते हैं, नए कारोबार कर लेते हैं और ये बहुत अरसे से चल रहा है। इस दफा क्या हुआ सर? इस दफा तो इशू ये है कि इन्होंने अभी तो मेरे ख्याल में कहीं से प्रपोजल फॉर्मली मेरी जो इतलाज है कि PSM से नहीं आई है। अंदर खाते ही कुछ लोगों ने साहबदार साहब को कहा कि भाई आप जो है हम तो मर गए हैं, हम तो लुट गए हैं और जो चीनी की कीमत जो है मुल्की मार्केट में तो बिल्कुल थोड़ी है और इंटरनेशनल भी प्राइसेस जो है वो नहीं है, तो आप हमें सब्सिडी दें और हमसे जो है 4-5 लाख टन जो है TCP के थ्रू चीनी खरीद लें। तो वो कल काफी डिस्कशन लंबी हुई है और उसमें अभी कोई फैसला हुआ इस हवाले से? कुछ सब्सिडी दी गई मुश्ताक साहब? जी सब्सिडी तो बिल्कुल उसमें मेरे ख्याल में अभी वर्कआउट करेंगे, फाइनल नहीं हुई कितनी देंगे, लेकिन ये वर्कआउट करेंगे कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले बैठ के और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज वाले बैठ के। ठीक है। कल मुश्ताक 1 लाख टन की आ रही है कि जो इनिशियली अप्रूवल दी गई है 1 लाख टन की दी गई और डेफिनेटली जैसे आप भी कह रहे हैं हम भी फॉलो अप ये स्टोरीज का करते रहते हैं, बगैर सब्सिडी के तो ये आते नहीं है। और थोड़ा ये भी बताया कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कितनी सब्सिडी दी थी टोटल इनको? मेरा ख्याल 10 बिलियन रुपीज के करीब थी। जी तकरीबन ये 10 से भी बल्कि ज्यादा ही थी। कुछ FBR के थ्रू दी थी और कुछ कॉमर्स के थ्रू जो उन्होंने फ्रेट सब्सिडी दी थी 1 रुपया 75 पैसे फी किलोग्राम के हिसाब से, और वो जो 1 रुपया 75 पैसे वाली फी किलो ग्राम सब्सिडी थी वो बुनियादी तौर पर सिंध के मिल वालों को ज्यादा उसमें बेनिफिट दिया गया था, क्योंकि वो करीब से जब अफगानिस्तान की तरफ चीनी जा रही थी तो वो तकरीबन 4 बिलियन के करीब वो थी और जो 6-7 बिलियन FBR के थ्रू दी गई। दो सब्सिडी डिफरेंट की थी। जी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो इससे रिलेटेड इशू है ECC में कल आया और बड़ा स्कैंडल है जिसको फॉलो अप आप भी करते रहे, हम सारे करते रहे। LNG का जो ये डॉक्टर आसिम हुसैन ने 46 बिलियन रुपीस का कंट्रोवर्शियल कंट्रैक्ट दिया था आखिरी दिनों में जो ECC के इजलास हुए थे 6 और 8 मार्च को, उसमें अप्रूवल ले ली थी। कल इसको स्क्रैप कर दिया इन्होंने, इसने ECC ने कहा आप इसको मत प्रोजेक्ट को लेकर चलें। तो डॉक्टर आसिम ने तो आखिरी दिनों में इसको अप्रूव करवा लिया था। इस पे क्या आपकी टेक है कि क्यों इसको ये स्क्रैप किया गया ये इसको LNG के पिछले प्रोजेक्ट? उसकी रीजन ये कि एक केस तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया हुआ था, नैब इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के इनको जो उसके ये डिसीजन दिया है कि इसको आप नए सिरे से देखें, और जब नए सिरे का मतलब ये है कि आप इस प्रोसेस को खत्म करें और नया ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो है उसको आप के जरिए इसकी जो है बिडिंग करवाएं। इसलिए फिर ये जाहिर है ये पहले डिसीजन भी ECC ने लिया था उनको देने का और अब उसको अंडू भी ECC। लास्टली छोटा सा सवाल ये घुमान इस पे छोटा सा सवाल, आखिर कौन सी ऐसी ये क़यामत आ रही थी कि इन 15 मार्च को हुकूमत खत्म हो रही है पीपल्स पार्टी की, 8 मार्च को डॉक्टर आसिम ये फैसला करवा रहे हैं 50,000 रुपए का कंट्रैक्ट अब फलां पार्टीज को देते, कौन सी ऐसी आपको अर्जेंसी लगती है? कोई माल पानी का चक्कर था इसमें सारा? सर बात यह है कि उन दिनों में जो 1-2 लास्ट ECC मांडी वाला ने शेयर की थे वो तो उन दिनों में तो ये अल्फाज चल रहे थे कि मंडी लगी हुई है, जो कोई भी जाता था डील करता था उसकी जो वो सारी अप्रूव हो जाती थी। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक घुमन आपका। आगे बढ़े क्लासर साहब। जी साहब ये दास्तान गम जो है वो तो चलती रहेगी, मगर मैं एक स्टोरी आपसे आज बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहता हूँ। यूं तो ये स्टोरी किसी बहुत दूर उफ्तादा मकाम की है, मगर यूं लगेगा जैसे बात हम अपनी गली मोहल्लों की कर रहे हैं। वो आप स्नोडेन का मामला तो जानते ही हैं। जी। तो एक उसने एक्वाडोर से मांगी थी पनाह, जिसने वो मफरूर जो है अमरीकी जिसने वो राज अफशा कर दिए कि कैसे वो हमारी सर्विलेंस कर रहे हैं अमेरिका वाले। तो वो अब वहाँ बैठा हुआ है जो कि मास्को का सफारत खाना है। तो अमेरिका ने उसकी आर्म ट्विस्ट करने के लिए राफेल कुरोया जो कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड, उसे कहा कि हम आपका जो जो तरजीही ट्रेड है हमारा आपसे, हम उसे कैंसिल कर देंगे। इससे ये उन्होंने धमकी दी थी, तो उसने खुद ही कैंसिल कर दिया। उसने कहा जी लीजिए जनाब, ये आप रखिए, हमें नहीं चाहिए। अब ये बंदा वो है जो 2000 और ये वही आदमी है जिसने डेट IMF का कैंसिल करके बाहर निकाल दिया था। फिर ये वही आदमी है जिसने कहा था कि 2 अमेरिकी सफारतखार यहाँ पे बेडलिंग कर रहे हैं, कू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुल्क से निकाल दिया था। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये गुर्बत को नीचे लेके आया है, ये खुद PhD। मैंने इस स्टोरी को इसलिए लिया कि जब हम यहाँ बात करते हैं इस मुल्क के मफाद की, तो लोग कहते हैं हो देखें ये गैरत ब्रिगेड आ गया, ये जो हमारी सिविल सोसाइटी, जैसे मैं प्यार से शुगल सोसाइटी कहता हूँ, ये ब्लैकबेरी एक्टिविस्ट जो हमें कहानियां सुनाते हैं। बात ये है तो क्या फिर कोई ऐसा ब्रिगेड बना ले जो गैरत से तही हो?
उसके पास कोई एटम बम नहीं है। वो अपने उसने पिछले 2008 से लेकर 2009 से अब तक जो पावर में तीसरी टर्म में वो आया है, तो उसने ना सिर्फ ये कि बाहर की पार्टियों को, कॉर्पोरेशंस को रेजिस्ट किया है, अपने अवाम को गुर्बत से उठा के ऊपर ले आया है। और ये जो कल भी आप बात कर रहे थे कलात्रा साहब कि हमें कहते हैं बहुत मुश्किल है गुर्बत खत्म करना, 1-2 महीनों में 84 अरब रुपया लेके वो भाग जाता है तौकीर सादक, ये रातों रात सब्सिडी बिलियन की ले लेते हैं। गरीब आदमी के जिसके टैक्सों से ये अमीर होते हैं उसे बताते हैं ये बड़ा मुश्किल काम है, फिर एनजीओ वाले आ जाते हैं। सारे नहीं, मैं सबको नहीं कुछ कह रहा, मगर शुगर सोसाइटी का एक हिस्सा आके हमें बताता है कि नहीं देखे ये दानिश और अकल जो है वो हमें ये इस पाथ पे ना जाएं, ये गैरत ब्रिगेड है, ये वो है। तो ये एक सारा खेल झूठ का हमने सजा रखा है आम आदमी की जेब काटने के लिए कि जिसकी जेब में अब कुछ भी नहीं रहा। सिर्फ इतनी जुर्रतमंदाना तो अगर रफेल कराया 1.5 करोड़ का मुल्क है, उसके पास कोई एटम बम नहीं है और वो खड़ा है, उसने IMF को भी निकाला वहां से, अमेरिका को भी रेजिस्ट किया और आज उसने कहा कि ये आप ट्रेड जो 4 रुपये का है ले लें। तो इफ इट इज पॉसिबल तो एक और दुनिया मुमकिन है। जो हमें ये कहानी सुनाते हैं ना कि कोई और दुनिया मुमकिन नहीं, ये तकदीर है हमारी, हमें इसी तरह रहना है। तो काजी साहब वो जो आप जिस मुल्क की मिसाल दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, लेकिन उस मुल्क के मेरे सरबराह पे या अवाम पे या वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट पे ये भूत सवार भी नहीं है कि हमने दुनिया को फतह करना है। ना उनके करीब कोई हमसाया अफगानिस्तान है जिस पे उन्होंने अपनी हुकूमतें बनानी है, ना उनके हमसाया में कोई भारत है जिसके साथ हमने 1000 साल जंग लड़नी है। सर कोई भूत नहीं है, ये सिर्फ माल फतह करते हैं। दुनिया में अपने मुल्क में तो उनकी रेट नहीं है कायम हो रही, इनका तो फाटा चल इनका कोई नहीं है। दे आर वेरी क्लियर सर, दे आर वेरी क्लियर। ये सिर्फ स्विट्जरलैंड के बैंकों में सामान लेके जा, हमने क्या फतह करना है? ये हमें बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि हम जो है वो फतह पे निकले हुए हैं। ये माल फतह करने निकले हुए और कुछ नहीं है। जी क्लासा साहब, नहीं मैं वही कह रहा था कि जिस मुल्क की ये मिसाल दे रहे ठीक दे रहे हैं कि वहां के लीडरशिप अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी तो आपकी सिक्योरिटी एजेंसी बनाई हुई है, हमने पूरी दुनिया पे फतह करना है। भुट्टो साहब कह के कहते 1000 साल हम जंग लड़ेंगे अपने हमसायों को, हमसाये कहते हम आपके साथ लड़ेंगे। दुनिया में वाहिद मुल्क है जिनकी पूरी दुनिया से लड़ाई है। अब जो हमारे यहाँ हाल हो चुका है, आप कभी हमारे बैठ के फौजी दानिश और असल जंग अवाम से लड़ रहे होते हैं, टैक्स लगा के उनकी कीमतों में इजाफा करके। आपको बड़ी मजे की बताऊं, जिन हमारे साबिक जर्नलों को जेलों में होना चाहिए था वो आपको टेलीविजन टॉक शोज पे नजर आते हैं। जिनके मुकदमात हैं, जिन पे कोर्ट मार्शल के केसेस चलने वाले हैं, वो दानिशवार हैं हमारे टेलीविजन चैनल पे। मगर इसको जर्नलों तक महदूद ना करें ना, बाकी भी कुछ है, यही है सिर्फ। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि आप जिस गैरत और उसकी बात कर रहे हैं, वेरी ट्रू, वो दुनिया में मिसालें हैं। लेकिन हमारे हालात देख लें कि हम अभी जाके अफगानिस्तान फतह करना है, हमने जाके लाल किले पे हमने ये झंडा लहराना है, हमने जाके अमेरिका से जंग लड़नी है, दुनिया भर में जंग लड़नी है। हमारे तो मसाइल ही मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल, हम किस तरह आंखों में आंखें डाल के अमेरिका से बात करेंगे? आपने कि हमारे मुआहदे कैंसिल करने हम खुद कर दें, तो हालात में असल जंग जो है, असल जंग जो है वो यही है। और ये बात मैं ये भी जाते जाते कह दूं कि ये जो हम तबकात ये जो था ना इनका एजेंडा कि तबकात खत्म हो चुके हैं, तबकात, ये मैंने ये सोचा कि आप टीवी टॉक शोज में सच को गला घोंट सकते हैं, तारीख का गला आप कैसे घोंटेंगे? जो कभी तुर्की में फट रही है, जो कभी ये मेरी आखिरी में इसको लपेट दूं कि मिस्र में 30 तारीख को तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने दस्तखत करके कहा है कि ये मुर्सी से हमारी जान छुड़वाई जाए, क्योंकि ये जो है वो हमें कबूल नहीं है, वो जो जिस तरह इलेक्शन वहां स्टील किया गया। तो ये मेरे ख्याल में लोग अब देख रहे हैं और लोग इस दुनिया को बदलना भी चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में हमारे लोग भी बदलना चाह रहे हैं। क्लासा साहब, एक फॉलो अप स्टोरी है, कल बहस क्यों नहीं हो सकी कौमी असम्बली में? जो 8 अरब का स्कैंडल आया राजा साहब के खिलाफ टिम्बर माफिया का, क्या वजह थी कल इस पर बात ही नहीं हो सकी? एक तो ये शाजिया बड़ा जो अक्सर हमें रीडर्स का ये फीडबैक भी मिलता रहता है, मैं भी आके महसूस करता हूँ कि हमारे पास स्कैंडल्स के अलावा कोई खबर ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की एक बड़ी अच्छी बात रही है, मैं हमेशा मतलब एज ए रिपोर्टर बड़ा शुक्रगुजार रहता हूँ कि जितनी अच्छे स्कैंडल हमें इनके दौर में मिले और अच्छी बड़ी बड़ी खबरें बनी है, हमारा नाम बना है और बहुत सारे लोग हैं, मैं ग्रेटफुल भी फील करता हूँ। हम समझते हैं दैट्स मैक्सिमम, बस जो अब स्कैंडल आ गए इससे कोई बड़ा स्कैंडल नहीं आएगा। जो हमने कल भी शेयर किया अपने व्यूअर्स के साथ के राजा परवेज अशरफ साहब आखिरी दिन स्कैंडल भी समुद्रों से गहरे होंगे, फिक्र ना करें। इनकी जेबें जो समंदरों से गहरी हैं, जैसे आपका बड़ा मशहूर एक फिक्र है। काजी साहब, इससे रिलेटेड मैं कमेंट कर दूं, जैसे शेख रशीद साहब की एक पॉलिटिकल वोकैबुलरी है ना सर, ऐसे आपकी इकोनॉमी और जर्नलिस्टिक वोकैबुलरी विच आई पर्सनली लव इट, जो आप जिसका कॉइन करते हैं यहाँ पे बैठ के उनके मुहावरे करते हैं। खैर, इस पे उन्होंने आखिरी दिन 15 मार्च को उन्होंने एक फैसला किया, हमने गिलगित
बल्तिस्तान पे एक बहुत बड़ा, ये 20 साल से फैसला हुआ था, बैन था कि दरख्त नहीं काटने आप वहां पे, और पर्टिकुलर कदीम दरख्त है वहां पे। उन्होंने आखिरी दिन बैठ उठ कर उस पर नोटिफिकेशन जारी किया कि खत्म कर दें। 8 अरब रुपए का उससे समझते हैं टिम्बर माफिया को उस इलाके में फायदा हुआ है, और बड़े मैसिव पैमाने पर वहां पे दरख्तों को काटा जा रहा है। उस पर कल 2 अरकान ने एक असेंबली में कॉल इंटेंशन नोटिस डाला हुआ था। ये खबर जो, और बाकायदा राजा परवेज अशरफ साहब का मेंशन था, मेरे पास इसका है वो, इनका जो कल का एजेंडा था, किसी के पास कोई टाइम नहीं था, और एजेंडा नंबर 1 पे था। स्पीकर कौमी असेंबली या सादिक साहब के लिए भी टाइम नहीं है 8 अरब रुपए का स्कैंडल का कि उस पर बैठ के बात करवाएं। उस पर गुफ्तगू शुरू होगी सदर जरदारी साहब के स्विच केसेस पे। पीपल्स पार्टी पर मोर कंसर्न के सदर साहब पे केसेस दोबारा क्यों आप उनको रीओपन कराना चाहते हैं। एक दूसरे को धमकियां दी गई जैसे हमने अभी बात की है, और उन्होंने एक तरह के मैसेजेस उन्होंने एक्सचेंज किए कि अगर आप हमारी आर्म ट्विस्टिंग करेंगे हम आपकी करेंगे। सो ये जो इशू है, 342 लोग जो हाउस में बैठे हुए थे, ये MQMI वो अपने उस पर लड़ती रही है, स्पीकर का घेराव किया है। पीपल्स पार्टी वाले सदर जरदारी साहब के हक में आकर लड़ते रहे और धमकियां देते रहे। शेख रशीद साहब जो है वो जनाब परवेज मुशर्रफ साहब के हक में तकरीर करके फौज की तरफ से डराते रहे हैं पूरी पार्लियामेंट को, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो बिल्डोज हो जाएंगे। एक भी मेंबर के पास जिनके हाथों में एजेंडा मौजूद था कि कहता सर आपने 8 अरब रुपए का साबिक वजीर आजम ने टिम्बर माफिया को फायदा दिया है, उस इलाके में गिलगत में जहां पे आपके बहुत ये पुराने और कदीम दरख्त थे, आलमी लेवल पे जिस पे कंसर्न का इजहार किया गया है, उस पे आप क्यों नहीं बात कर रहे, उस पे वजीर क्यों आके पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, और राजा परवेज अशरफ साहब को बुलाया जाए। और मैं समझती हूँ किसी कमेटी को इसका नोटिस लेना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज को, अभी जो बनी नहीं है, राजा साहब को बुला के पूछा जाए कि हजूर जो 20 साल से वहां पे बैन लगा हुआ था कि दरख्त नहीं काटने गिलगत में, आपने कैसे आखिरी दिन उसको वो लिफ्ट किया है और क्यों किया है। इस पे इनके पास ना टाइम है ना प्रायोरिटीज है, क्योंकि बात वहीं पे आ जाती है कि अक्रॉस द पार्टीज वहां पे करप्शन के स्कैंडल हैं। चाहे नवाज लीग बैठी हुई है, उसमें बड़े सारे लोग हैं जिन पे करप्शन के स्कैंडल हैं, और पीपल्स पार्टी के तो वैसे हम दैमी शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने जितने 5 सालों में इन्होंने स्कैंडल हमें दिया, हमारा रोजी पानी चल रहा है। कोई छानबीन, कोई तफ्तीश, कुछ रिकवरी तो हमने आज कुछ नहीं है। ये सारे कभी देखी अपने जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड में कभी किसी से पैसे की रिकवरी हुई हो? नहीं होगी। आप देख लें 5 सालों में किसी एक बंदे को बता दें नैब ने किसी को केस का फैसला किया हो, कोई अदालतों ने कोई एक बंदा बताएं जिसको 5 सालों में सेंटेंस किया गया हो, केस को पूरा उसको हतमी आप ये नतीजे पर पहुंचो। स्टोरीज हम लाते हैं, हम अपनी ठरक पूरी कर लेते हैं, खबर लग जाती है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, और वो कहते हैं खबरें लगती रहती हैं। वक्त कम है, जरा ये खबर शेयर कर लीजिए। सेनेट चेयरमैन नय्यर बुखारी की सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई? फिर कल सब की भी एक खबर। हाँ, ये कल बड़ा एक इशू आया है, और मैं इसलिए इसको हम फॉलो अप करना चाह रहे हैं कि हमने इस पे स्टोरी एक ब्रेक की हुई है कि नय्यर बुखारी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, जब 22 मई को यहाँ पे हुआ था, चीनी वजीर आजम आए थे, नवाज शरीफ साहब ने अभी तक हलफ तो नहीं उठाया था, लेकिन उनकी पार्टी जीत चुकी थी और वो नामजद भी हो चुके थे वजीर आजम के तौर पर। तो उस पर जो उन्होंने प्रोटोकॉल की लिस्ट बनाई थी नय्यर बुखारी साहब ने, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उसमें उन्होंने जो टॉप आपके VIPs थे वो 14 थे कुल, जिसमें आर्मी चीफ थे, सर्विसेज चीफ थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आपके गवर्नर थे, सूबाई वज़ीर आला थे, वो सारे लोग थे। उसमें नवाज शरीफ साहब का नंबर सेनेट चेयरमैन नय्यर बुखारी साहब ने 14 नंबर पे रखा हुआ था। और बड़ा इंटरेस्टिंग काम उन्होंने साथ में एक और किया हुआ था कि बाकियों को ग्रेड 20 के, 18 के, 19 के लोगों ने प्रोटोकॉल देना था, मतलब लेके आना था, सीटों में बिठाना था, चाय पानी पूछना था। नवाज शरीफ साहब के लिए ग्रेड 16 के सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी लगाई थी कि हजूर आप जाएंगे, मतलब है आप क्लर्क कह लें। एक क्लर्क को कहा गया था, वो भी इंसान है, अगेन ही इज रिस्पेक्टेबल, हमको मकसद उसकी कोई ह्यूमिलिएशन करना नहीं है, वो जो भी थे रिस्पेक्टेबल हैं। उनको कहा गया कि आप जो है नवाज शरीफ साहब की आपने खातिर आपने करने। इस पर जो मेरी इतलात है, इसाक डार ने खासा प्रोटेस्ट किया था कि वो आपके तो वुड भी प्राइम मिनिस्टर है, आप उनको प्रोटोकॉल दें। लेकिन सेनेट चेयरमैन ने मैसेज भेजा था कि सेनेट में हम बैठे हुए हैं, हम आपको कोई यहाँ पे इतना बड़ा वेलकम देने को तैयार नहीं है, आप वजीर आजम बनना है तो मुल्क के बनेंगे, सेनेट की हद तक आपकी डोमेन नहीं है। उसका मेरा ख्याल है कल बदला उनसे लिया गया है नय्यर बुखारी साहब से। उनकी सिक्योरिटी जितनी भी थी, और वो कह रहे थे कि हमें से उस पे थ्रेट्स भी हैं। खुर्शीद शाह ने कल खड़े होकर बड़ा प्रोटेस्ट किया कौमी असेंबली में कि जनाब, और बड़े कागजात दिखे हैं कि ये VIP प्रोटोकॉल में जो है, उन्होंने VIP प्रोटोकॉल बताया जिसमें पहले नंबर वजीर आजम है, दूसरे पे सेनेट चेयरमैन और स्पीकर है, और तीसरे पे चीफ जस्टिस हैं। तो खुर्शीद शाह का कहना था कि जो नंबर 2 प्रोटोकॉल पे हैं आपके सेनेट चेयरमैन, उनकी सिक्योरिटी आपने विड्रॉ कर ले, उनको थ्रेट्स हैं। जो नंबर 3 पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी सिक्योरिटी तो नहीं हटाएगी और हटाई भी नहीं जानी चाहिए, उनका कहना था। तो मेरा ख्याल है खुर्शीद शाह को पूरा पता नहीं था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि नवाज शरीफ को सेनेट में आपने प्रोटोकॉल नहीं दिया था,
साहब हम क्या करें, अवाम की जो इनसिक्योरिटी है वो भी नहीं उठाई जा रही, वो भी इनसिक्योर है बेचारे गुर्बत के वाले। मैं वो एक वही खबर मुकम्मल नहीं कर सका। क्लासा साहब जाते जाते ये कहूँ कि 30 तारीख को जो मिस्र में एक तूफान हमें फिर उठता नजर आ रहा है, तो ये इसके बारे में मैं इसलिए इसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये जो पहले तहरीक उठी थी जिसके बाद हुस्नी मुबारक को उन्होंने निकाला था, उससे एक दिन पहले तक लोगों के ये फलसफे थे कि तहरीकें खत्म हो चुकी हैं, अब कभी नहीं उठी। 50 साल बाद वो तहरीक उठी थी और मैंने जो उस पर कमेंट किया था इस प्रोग्राम में जब हुस्नी मुबारक को निकाला गया, और मैंने ये कहा था कि लोग जब घरों में जाएंगे तो उन्हें महसूस होगा कि उनके चौखट पे भूख उनके इंतजार कर रही है, क्योंकि हुस्नी मुबारक कोई फर्द नहीं था, एक निजाम है जो उन्हें कुचल रहा है। तो आप वो एक निजाम के खिलाफ बाहर निकले हैं। और वो मैंने ये भी अर्ज किया था कि अब पहले 50 साल बाद निकले थे, अब 50 महीने भी नहीं लगेंगे। तो आज मैं जब खबरें पढ़ रहा था, सुबह देख रहा था, तो वो लोग कह रहे हैं कि जी ये फाइनल होगा, ये फाइनल हम लड़ने जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये फाइनल होगा, बट पीपल हैव लर्नड देयर लेसन्स ऑन द ग्लोब, दे आर कमिंग, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए कि हम यहाँ अवाम की हक में इस मईशत को खुद ही इस्तवार कर लें कि उन्हें अवाम को मामलात अपने हाथ में ना लेने पड़े। सही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। क्लास्टर साहब, कारी साहब, नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह।